हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स में आज हम लोग बात करेंगे कि फोर्स है क्या। फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, यानी कि संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, संपर्क बल क्या है, असंपर्क बल क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि घर्षण बल क्या है। यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं आपके घर्षण बल से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स से, या जैसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो सभी लोग पहले एक बार जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स, है ना। आज हम लोग इस फोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अलेओ, आशीर्वाद, संदीप, सिराज, रुपेश, राहुल, रागिनी, लुसिफर, विकास, करण, अर्चना, सिंपी, विजेता, अभिषेक, निशा, सत्येंद्र, आकाश, संदीप, स्मृति, अंकित। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक्चुअली में है क्या। लास्ट में हम लोग कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोर्स तो क्या कहेंगे? बताइए। अगर आपसे मैं पूछूं कि बल क्या है, आपका क्या जवाब होगा? बताएं। एनीवन? फोर्स गति के विरोध में। अच्छा, घर्षण बल का ठीक है। अच्छा, कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं? नहीं सर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। ठीक है, ये दाब है। ओके, सौम्या बोलिए बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के अवस्था आकार में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके, पुल ड्यू टू एक्टिंग। ठीक है, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर हम बल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था या आकार में परिवर्तन लाता है। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर by which shape or position of any object changes। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बल क्या है? यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। यह एक प्रकार का धक्का या क्या है? खिंचाव है। इट इज पुश और पुल। यानी किसी चीज को अगर हम पुश कर रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार का बल अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम किसी पर क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, किसी को पुल कर रहे हैं, उस पर भी क्या है आपका? उस पर भी आपका याद रखिएगा फोर्स लग रहा है। यानी कि फोर्स का डेफिनेशन बस आपको दो ही याद रखना है, दो ही पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है फोर्स में, कि बल जो है क्या है? एक प्रकार का या तो धक्का है या फिर एक प्रकार का खिंचाव है। और दूसरा,
बल वह बाह्य कारक है, वह एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि किसी वस्तु के शेप में या फिर किसी वस्तु के पोजीशन में क्या होता है, आपका चेंज लाता है। अभी बात करेंगे राहुल जी, क्यों किसी चीज को खींचना आसान होता है, धकेलना मुश्किल क्यों होता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। याद रखिएगा, यानी कि अगर किसी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, किसी के ऊपर अगर बल लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो हो सकता है वो वस्तु मोशन में आ जाए, यानी कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो हो सकता है वो गति में आ जाए, है ना। या फिर किसी वस्तु के अगर ऊपर अगर आप बल लगाएंगे, हो सकता है अगर वो वस्तु मोशन में है तो किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, यानी कि गति से किस में आ सकता है, विराम में आ सकता है, हो सकता है ना जी। हाँ, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स किस प्रकार का क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यह किस प्रकार का बल है, यह किस प्रकार की राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है सर, डायरेक्शन भी है, यानी कि परिमाण के साथ साथ इसमें क्या है, दिशा भी है ना। और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। किस नियम से, न्यूटन की गति के किस नियम से यह सूत्र आता है, न्यूटन की गति के किस नियम से यह सूत्र आता है, बताइए आप लोग। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट जो हो जाता है दैट इज न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और याद रखेंगे इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन यानी जो इसकी विमा है वो क्या होती है, वो होती है एम एल टी माइनस 2। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बिल्कुल दूसरे नियम से आता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। बहुत बढ़िया, ठीक है। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि किसी के ऊपर कितना बल लग रहा है उसको कैसे मेजर करते हैं, बल को किस यंत्र से मेजर किया जाता है, आप लोगों को ये बताना। देखते हैं किसे किसे पता है, बताइए बल को किससे मापा जाता है। एनीवन? स्प्रिंग मीटर, वेरी गुड, परपेंडिकुलर जी। और कोई बता सकता है कि बल को वेइंग मीटर, गुड, ठीक है। बल मापी, संतोष सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया, स्प्रिंग बैलेंस। याद रखिएगा किससे मेजर करते हैं, फोर्स को या बल को स्प्रिंग बैलेंस नामक एक यंत्र होता है। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है आपको दिखाते हैं अभी। स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है, जो आपका एनसीईआरटी कहता है, और जो एनसीईआरटी कहता है वही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। अच्छा, सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है, हो गया है ना जी सर्कुलर मोशन, कि नहीं हुआ है, बताइए सब लोग बताओ, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो बल है, बल दो प्रकार का होता है। पहले तो याद रखिएगा, एक बल होता है संतुलित बल, वो करेंगे ग्रेविटेशन में करेंगे सुरभि, वो है ना, वो ग्रेविटेशन में करेंगे हम लोग, चिंता मत करिए। अभी जस्ट फोर्स स्टार्ट हुआ ना, तो इसी का एक टाइप है ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा वीक हमारा ग्रेविटेशन ही चलने वाला है, ये पूरा वीक हम लोग ग्रेविटेशन ही पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण ही, वहीं पर हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, देखेंगे कैसे कैसे सवाल वहां से बनते हैं। अब हम लोग देखिए, जब हम लोग बात करते हैं जो बल है, बल का टाइप देखते हैं पहले। यानी किसी भी वस्तु के ऊपर किस दिशा में कौन सा बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसके आधार पर बल का जो प्रकार है ना, एक है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। समझिएगा सर, सवाल कैसे बनेगा लास्ट में हम लोग देखेंगे, सवाल क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे बनता है, वी विल डिस्कस इन लास्ट।
लेकिन आपको अभी समझना है संतुलित बल का मतलब क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई एक पिंड है, इसके ऊपर आपने इधर से, अभी सही है, अभी सही चल रही है क्लास या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी सही है? अब ओके है या नहीं? कैन आई मूव? चल रहा है सबका क्लास? ठीक है, चलिए। तो बीच में कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है समझो। ये कोई एक पिंड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। तो यहां पर देखो बराबर बल लग रहा है, लेकिन दिशा इसकी क्या है, विपरीत। एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। वही यहां पर हमने क्या किया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, 50 न्यूटन का इधर लगाया, 50 न्यूटन का इधर भी लगाया, यानी कि इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं सर। यानी कि संतुलित बल क्या है, जब किसी पिंड पर समान बल, जब किसी पिंड पर समान बल विपरीत दिशा में लग रहा हो, जब किसी पिंड पर समान बल किसमें लग रहा हो, विपरीत दिशा में लग रहा हो, when force of same magnitude apply in opposite direction। यह भी बैलेंस है, यह भी बैलेंस है, दोनों ही बैलेंस फोर्स है। अब आप यह बताइए सर कि यहां पर इस कंडीशन में इसके पोजीशन में कोई चेंज होगा क्या, यानी कि यह क्या मूव करेगा क्या, बताओ, या फिर यह क्या मूव करेगा क्या, इसका पोजीशन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, है ना। यानी कि इसमें सबसे पहला चीज याद रखिएगा, इसमें पोजीशन में कोई चेंज होता है, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, यानी कि स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, शेप चेंज होगा क्या सर, बताइए। यहां पर इसका जो आकार है, आकार में बदलाव होगा, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई बलून है, समझिए कोई बलून है, आप इधर से भी 20 न्यूटन लगाइए, इधर से भी 20 न्यूटन लगाइए, हो सकता है उसका शेप चेंज हो जाए। उसी तरह अगर कोई 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि आकार में परिवर्तन होगा सर, डेफिनेटली होगा, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, यानी कि आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा, हाँ या नहीं, ठीक है सर। जब आकार में परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन जगह में होगा ना, अभिजेता जी जगह में यहां पर परिवर्तन का मतलब क्या है, शेप में चेंज होगा का मतलब क्या, उसका शेप बदले, लेकिन अगर उसका पोजीशन ए है, क्या ये ए पोजीशन से हट जाके बी पर चला जाएगा क्या, नहीं ना, वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पर रहेगा। पिंड का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, है ना। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर संतुलित बल लग रहा है किसी पर, तो नेट फोर्स का मान क्या होगा इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स यानी कुल बल कितना कार्य करेगा, इसके ऊपर कुल बल कितना लगेगा जी बताओ, नेट फोर्स कितना होगा,
इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 0, शून्य हो जाएगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स अगर शून्य होगा तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपका त्वरण यानी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 0। ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, असंतुलित बल की बात करते हैं, असंतुलित बल। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा एमसीक्यू वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, इस पर हम क्या करते हैं, इधर लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स और इधर लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स। ये मान लीजिए ए है इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन है बी। अब इसके ऊपर हम 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर हम कितना 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। सेम इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट है, इधर मान लीजिए हम 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर मान लीजिए हम 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये डायरेक्शन ए है, ये बी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहां पर देखिए दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स क्या है लग रहा है, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कैसा है, अनइक्वल है। क्या है आपका, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में इधर इसका देखिए पोजीशन भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि ये किस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में ये किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, टुवर्ड्स बी करेगा ना। इस कंडीशन में ये जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह यहां पर जो है आपका इधर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है आपका 60 न्यूटन का फोर्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कैसा बल लग रहा है, अनइक्वल फोर्स लग रहा है। और इस कंडीशन में ये जो पिंड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये किधर की तरफ मूव करेगा, ए की तरफ मूव करेगा। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स से, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका ज्यादा बल लग रहा है। हां, यानी कि जब भी किसी पिंड पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो याद रखिएगा वहां पर क्या होता है, उसका पोजीशन भी चेंज होगा, उसके बाद उसका शेप भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा असंतुलित बल का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पर दो असमान बल विपरीत दिशा में लगता है, दो असमान बल विपरीत दिशा में लगता है। when two unequal force is applied in opposite direction on any object, when two unequal force is applied in opposite direction on any object, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब इस अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है ये देखो पहले, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे इसके बारे में। अभी फिर डाउट्स लेंगे आपके। यहां पर जैसे मान लीजिए क्या होगा आपका, चेंज इन शेप, इसके कारण क्या होगा, चेंज इन शेप यानी कि आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा सर। क्या इसके पोजीशन में चेंज होगा सर। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है, असंतुलित बल क्या क्या कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, उसके स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है ना। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर नेट फोर्स का मान 0 होगा। क्या याद रखिएगा, नेट फोर्स नॉट 0, शून्य नहीं होगा। यानी कि नेट फोर्स यानी कुल बल
का मान शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां पर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यानी कि त्वरण का मान जो है वो शून्य होगा, त्वरण का मान शून्य नहीं होगा, त्वरण का मान कुछ ना कुछ होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब यहां से क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फोर्स नेगेटिव, शेप चेंज, फोर्स चेंज, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका क्या सवाल। यहां तक किसी का पहले कोई डाउट है तो पहले बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी हम लोग देखते हैं। चलें आगे। शेप में कोई चेंज क्यों नहीं होगा? चेंज यहां पर शेप में तो चेंज हो रहा है ना, किसमें शेप में चेंज नहीं हो रहा है? इसमें देखो, इसमें आपका शेप में चेंज होगा इसमें, लेकिन इसमें पोजीशन में चेंज नहीं होगा, है ना। चित्र इसका समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, चित्र को समझा दे रहे हैं फिर से। अभी एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूं, इस तरह से आपका एग्जाम में भी चित्र बना करके यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब मान लीजिए इधर ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। इधर आपका लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, है ना, और इधर आपका लग रहा है 400 न्यूटन का फोर्स। किधर? ये ईस्ट डायरेक्शन में। समझिएगा, ये पश्चिम दिशा है, क्वेश्चन को समझिए, ये पूर्व दिशा है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा और दिया रहेगा कि इसका जो द्रव्यमान है, मास है इसका, मान लीजिए 10 केजी दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि इसका त्वरण तथा त्वरण की दिशा क्या होगी, यानी ये जो पिंड है इसका एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, इसका जो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन होगा, ये आपसे पूछेगा। इस तरह का यहां से न्यूमेरिकल बनेगा सर। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है पूरा, है ना। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो मोशन नहीं होगा, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, तभी मोशन संभव है। ठीक है, कभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है तो याद रखिएगा वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में आपका त्वरण शून्य नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, आपको नेट फोर्स निकालना है। इसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना लग रहा है सर? 300 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन जो होगा इसका ईस्ट होगा। लेकिन यहां पर कितना इसका एक्सेलरेशन होगा? आपको पता है F = क्या होता है? m × a। 300 है, मास कितना है? 10 है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ये 0 0 काट दीजिए। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 30 मीटर/सेकंड²। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे आपका बदल सकता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर आपसे ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन 30 मीटर/सेकंड² होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई वेस्ट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो क्या हो जाएगा? -30 मीटर/सेकंड² हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर है? इस तरह का यहां से सवाल बनेगा। अब इष्ट में क्यों होगा? क्योंकि देखो यहां पर ज्यादा बल किधर लग रहा है? ज्यादा बल पूर्व की दिशा में लग रहा है ना जी। और पूर्व की दिशा में जब ज्यादा बल लग रहा है, मान लो हम ऐसे खड़े हैं, एक हमको इधर खींच रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, लेकिन एक इधर हमको खींच रहा है 40 न्यूटन का फोर्स लगा के। हम किसकी तरफ जाएंगे? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? जिधर ज्यादा बल हमारे ऊपर लगेगा उधर ना हम जाएंगे जी। बात समझ में आ गया? 100 कहां चला गया? नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो भाई कुल बल जब निकालेंगे ना, तो ये जो 400 न्यूटन इधर लग रहा, 100 न्यूटन इधर लग रहा, तो कुल बल कितना आ जाएगा? 400 घटाओ 100, 400 माइनस 100 होगा ना। इसलिए यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है? अच्छा चलो, यह समझ में आ गया कहां से 300 वो आया। 300 कहां से आया? केजी एंड न्यूटन में क्या रिलेशन है? ठीक है, चलो अब देखो बल के प्रकार एक होता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कोई बल अगर कांटेक्ट पे लग रहा है, संपर्क में लग रहा है, तो उसे संपर्क बल बोलेंगे। और कुछ बल ऐसा होता है ना जो संपर्क में नहीं होने पर भी लगता है। हाँ, बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन 0 रहेगा, बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजों को समझिएगा सर। क्वेश्चन ऐसा कराएंगे अभी, और सब क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत करिए। अब एक होता है ना, याद रखना, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल। संपर्क बल का मतलब क्या? जब कोई बल कांटेक्ट में लगता है, कांटेक्ट में, है ना, कांटेक्ट में लगता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग संपर्क बल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल याद रखना है बस आपको इसका, जैसे पेशीय बल है, पेशीय बल, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। सर मस्कुलर फोर्स क्या है? आप इस, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे ये पोडियम है, हम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में ग्लास है ना। अब इस ग्लास के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं संपर्क के द्वारा। जैसे आपके टेबल पर कोई बुक रखा है, आप उसको फोर्स लगा करके क्या करते हैं? हटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे संपर्क में ऐसे बल लगा रहा हूं। यानी कोई भी बल जिसके ऊपर आप क्या करते हैं? मसल का प्रयोग कर, अपने पेशियों का यूज करके जब किसी के ऊपर बल लगाते हैं, वो क्या है? संपर्क बल है। ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, जो संपर्क बल का जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका घर्षण बल। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जब कोई दो वस्तु कांटेक्ट में रहेगा, जब कोई दो वस्तु संपर्क में रहेगा, तभी आपका लगेगा। बिना संपर्क में वस्तु के ऊपर घर्षण बल काम नहीं करता। यानी संपर्क बल का क्या क्या उदाहरण हुआ? एक है आपका पेशीय बल, एक है आपका क्या? घर्षण बल। स्पर्शी बल भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। स्पर्शी बल लिख लीजिए। ठीक। अगर आपसे पूछे कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है, एक प्रकार का कैसा? संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। दूसरी बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, नॉन कांटेक्ट फोर्स की यानी असंपर्क बल की। असंपर्क बल का मतलब क्या? जब तो कोई वस्तु कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, फिर भी उसके ऊपर क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर भी उसके ऊपर क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है, बल आपका लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है,
चुंबक के सामने आप कोई चुंबकीय पदार्थ लाते या दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाते, अगर उसका नॉर्थ पोल, अगर दोनों पोल उत्तरी ध्रुव एक तरफ होगा तो वो रिपेल करने लग जाएगा। अगर दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव यानी कि अपोजिट अगर पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक प्रकार का कैसा बल है? असंपर्क बल है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा पहला, ये सब एग्जाम्पल ही याद रखना है आपको, चुंबकीय बल। और याद रखिएगा ये जो चुंबकीय बल है साहब, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आकर्षण बल भी हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स में, रिपल्सन बल भी हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स में। मैग्नेटिक फोर्स जो है यह आपका, इसमें आकर्षण बल भी हो सकता है, इसमें विकर्षण बल भी हो सकता है। जब कोई भी चुंबक होता है ना, याद रखिएगा कोई भी चुंबक है उसमें दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अगर कोई चुंबक है एक, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे एक चुंबक है, इसका मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है, समझो, और दूसरा चुंबक ले आए, इसका नॉर्थ पोल इधर और ये साउथ पोल इधर। अब इस दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे से ये दूर जाएगा, चुंबक नजदीक नहीं जाएगा, सटेगा नहीं बल्कि दूर भेजेगा। उसी तरह वहां पर मान लीजिए ऐसे एक चुंबक है, इसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, और दूसरा चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय बल जो है यह आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, इसमें विकर्षण बल भी हो सकता है। इसमें वो डिपेंड करेगा कि हमने चुंबक को किस प्रकार से रखा है। दूसरा यहां पर याद रखिएगा आपका विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। यह जो आपका विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे चार्ज स्टैटिक पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, या स्थिर चार्ज है, तो ये चार्ज के बीच ना जब दो चार्ज, दो आवेश को, अगर ये समान प्रकार के आवेश हैं तो ये क्या करेंगे? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी दूर लेकर जाएंगे। और अगर वहीं पर अगर असमान आवेश है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के पास लाएगा। यानी कि आपको क्या समझ में आए? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल जो है, यह भी क्या हो सकता है? आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है। यानी इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। लेकिन इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है सर, याद रखिएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो तीसरा एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग कल से देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कल से हम लोग यही देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, और पूरा वीक चलेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना सर, ये हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में लागू है। ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास m1 और m2 है, अगर किसी दो पिंड का कोई मास है, द्रव्यमान है, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये हमेशा कैसा बल होता है? हमेशा आकर्षण बल होता है, ये विकर्षण बल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा एक, सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सा इसमें से आकर्षण बल का एक उदाहरण है, और आपके पास ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास विद्युत वाहक बल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
इनमें से सभी, और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सिर्फ एक आकर्षण बल है, क्या हो जाएगा? आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका आकर्षण बल है। बाकी सब में आकर्षण भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और चौथा याद रखिएगा सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस या नाभिकीय बल। नाभिकीय बल यानी किसी दो न्यूक्लियस के बीच लगने वाला, किसी परमाणु के दो नाभिक के बीच लगने वाला जो बल है वो भी क्या है? वो भी आपका एक कैसा फोर्स है? वो भी आपका एक असंपर्क बल है। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। न्यूक्लियर फोर्स की हम लोग बात करते हैं, यहां पर फिजन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। ये सब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आएंगे वहां पर हम लोग बात करते हैं, करेंगे। डेफिनेटली हो सकता है राहुल जी, हाँ बिल्कुल, हम लोग कंडीशन देखेंगे जब गुरुत्वाकर्षण में आएंगे तो वहां पर, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि एटम के न्यूक्लियस को, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उसको किसने खोजा था? आप लोग ये बताइए, पहले आप लोग ये बताओ। यानी मान लीजिए ये दो कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच में जो बल लगता है ना, उसके न्यूक्लियस के बीच में जो बल लगता है वो क्या है? वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जो एटम का न्यूक्लियस है इसको खोजने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। वेरी गुड। कौन? हेनरी रदरफोर्ड। देखियो रदरफोर्ड में दो दो रदरफोर्ड है, बच्चा कंफ्यूज होता है दो दो रदरफोर्ड में। एक होता है, एक है हेनरी रदरफोर्ड जिसने कि न्यूक्लियस को खोजा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, है ना, जो कि, और एक होता है, एक है रदरफोर्ड जिसका नाम है डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने क्या किया? उसने याद रखिएगा नाइट्रोजन को खोजा था। किसको खोजा था? नाइट्रोजन को। कौन? डैनियल रदरफोर्ड, है ना। तो दो अलग अलग है ये सब, याद रखना। अब आपसे पूछता है सवाल, दो सवाल पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, बताइए। हमारे प्रकृति में सबसे कमजोर बल का उदाहरण कौन सा है? सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर बल कौन सा है सर, बताओ आप लोग। तो याद रखिएगा सबसे कमजोर बल जो है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल को खोजने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा न्यूटन थे, गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा याद रखिएगा हमारे प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे मजबूत बल वो कौन सा है? वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर मजबूत नाभिकीय बल। मजबूत नाभिकीय बल या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या मजबूत नाभिकीय बल, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूं, यहां से सवाल कैसे बनेंगे लास्ट में हम लोग सवाल देखने वाले हैं, लास्ट में हम लोग सवाल करने वाले हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो आपका चुंबकीय बल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैग्नेट पढ़ेंगे वहां पर, चुंबक। विद्युत वाहक बल के बारे में बात करेंगे कहां पर? जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करेंगे, पहले यहां पर बात करेंगे किसकी? घर्षण बल की। और घर्षण बल के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। नाभिकीय बल का मतलब क्या होता है? नाभिकीय बल जो होता है ना, किसी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच लगने वाला बल, है ना, किसी दो एटम के नाभिक के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं।
फ्रिक्शन फोर्स को अभी हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रिक्शन फोर्स पे, ठीक है। और कल हमारा फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। और एटम के न्यूक्लियस को किसने खोजा है? हेनरी रदरफोर्ड ने खोजा है। जबकि नाइट्रोजन को किसने खोजा? डैनियल रदरफोर्ड ने खोजा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बता सकते हैं क्या, आप लोग ये बता सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको किसने खोजा है? एनीवन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स किसका टाइप या एग्जांपल? ये फोर्स के ही टाइप के अंदर है ना, फोर्स का ही टाइप है ये, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना, बल के ही प्रकार है। जब कोई संपर्क में जब कोई बल लगता है तो उसे हम लोग संपर्क बल बोलते हैं या स्पर्शी बल बोलते हैं, जिसका एग्जांपल पेशीय बल है और आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। और जो दूसरा मैंने बताया नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी जब दो बिना कांटेक्ट में रखे वस्तु के ऊपर बल काम करता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। ये भी बल का ही प्रकार है ना, क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको खोजने वाले कौन थे? माइकल फैराडे। ये सब वन लाइनर में आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसको किसने खोजा है? तो उसको खोजा है हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने खोजा है उसे, ठीक है। अगर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया तो माइकल फैराडे ने किया। अगर आपसे पूछे बेंजीन का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। कई तरह के सवाल बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे हु इज फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वन लाइनर में ये सब पॉइंट लिख लेना, आप लोग सीधे सवाल बनते हैं यहां से। अगर आपसे पूछे हु इज फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व के स्थापक कौन है, तो वो याद रखिएगा कौन है? एम्पियर साहब हैं। कौन है? एम्पियर। एम्पियर याद रखिएगा, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब वन लाइनर वाले पॉइंट में, ठीक। अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने खोजा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी? माइकल फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। और अगर आपसे पूछे विद्युत चुंबकत्व के स्थापक कौन है, हु वाज फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वो एम्पियर है। तीन तरह के सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग खुद से लिखेंगे जो मैं वन लाइनर बोलता हूं। अब हम लोग बात करते हैं, अब जो हमारा अगला जो मुद्दा होगा वो होगा हम लोगों का क्या? फ्रिक्शन फोर्स का मुद्दा होगा। अब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब फ्रिक्शन फोर्स वाला जो मामला है इसे हम लोग कल क्या कहते हैं करेंगे। अभी हम लोग 5 सवाल है, 5 सवाल देख लेते हैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग फिल कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे आपसे, अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ फिर कल हमें फिर से बताना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है। अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स कराया नहीं, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन, नॉन कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन देखिए, जब भी क्या होता है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स में अगर समान ध्रुव होगा तो वहां पर क्या होगा? विकर्षण बल लगेगा। अगर असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण बल लगेगा। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? जो विद्युत वाहक बल होता है, अगर चार्ज समान है, यानी कि दोनों तरफ धनावेश धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बीच में रिपल्सन बल लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन बल लगेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस, यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो वहां पर आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब भी ऑयली फ्लोर पर क्या होता है, चलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन को कम करता है ना, जो भी पदार्थ फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। ल्यूब्रिकेंट यानी स्नेहक बोलते हैं। इसके स्नेहक के रूप में हम लोग यूज करते हैं ऑयल का, ग्रीस का, मोबिल का, है ना। टैल्कम पाउडर होता है। देख तो कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम बोर्ड खेलते समय आप लोग उसके ऊपर क्या होता है, जब गोटी, जो कैरम बोर्ड का जो गोटी होता है वो जब सही से मूव नहीं करता है, उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं ना। किस लिए छिड़कते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए।
ठीक है, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, कल पढ़ेंगे। कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस, जैसे देखिए आज ये सवाल इस तरह का बनता है आपसे, ठीक है। घर्षण क्या है? घर्षण याद रखिएगा एक प्रकार का बल होता है जो कि किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है ना। किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को विरोध करने वाला जो बल होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और इससे क्या मेजर करते हैं हम लोग? बल को, है ना। गैसों का प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बताइए आप लोग, गैसों का प्रेशर किससे मेजर करते हैं? आप लोग ये बताओ, गैसों के प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? गैसों का प्रेशर किससे मेजर करते हैं? प्रेशर ऑफ गैसेस इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? प्रेशर ऑफ गैसेस इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? मैनोमीटर, बैरोमीटर नहीं, मैनोमीटर। और याद रखिएगा यहां पर कह रहा है फ्लूइड। ये सबसे पहले याद रखना, फ्लूइड में क्या क्या आता है? तो इसमें द्रव भी आता है और गैस भी आता है, ये चीज आप याद रखना। फ्लूइड में क्या? द्रव भी आएगा और गैस भी आएगा, ठीक है, फ्लूइड में। और फ्लूइड के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग, ड्रैग कहते हैं, ठीक है ना, ड्रैग बोलते हैं। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। और ड्रग से मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताइए आप लोग, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वेरी गुड प्रिंस, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। याद रखिएगा ये कहां पर है? यह है आपका लखनऊ में। कहां पर है सर? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट? जब भी किसी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसका क्या आउटकम आएगा? बताइए, पढ़िए सवाल को। मैंने बताया किस तरह का सवाल बनता है, बताऊंगा लास्ट में। देखिए इस तरह के सवाल बनेंगे आपके बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स से। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, ऑब्जेक्ट डीएसेलरेट्स, ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी? नो, ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट जो है क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसके आगे की कहानी कल भी आप लोगों को सवाल कराएंगे, कल न्यूमेरिकल भी कराएंगे इससे रिलेटेड। कल हमारा पूरा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और फ्रिक्शन जब हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? फिर हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन को, ठीक है। इसके किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है एक्शन रिएक्शन फोर्स का, क्रिया प्रतिक्रिया बल का, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का, ठीक है। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। और 5 में से कितना सवाल सही हुआ सबका ये भी बताना है। होना तो 5 में 5 चाहिए, लेकिन कितना हुआ है आप लोग बताओ। ठीक है, बार बार एक कमेंट का है रुक जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, तो फिर मिलते हैं कल। और इस वीक में पूरा हम लोग ग्रेविटेशन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिजिक्स का सूत्र याद करने के लिए देखिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, आप लोग एक टेबल बना लो सूत्र का। जितना भी सूत्र अभी कराएंगे सब सूत्र का एक टेबल बना लीजिए, और उसको अपने स्टडी टेबल के आसपास ना चिपका लीजिए। अपने स्टडी टेबल के आसपास क्या करिए, उसको चिपका लीजिए, ठीक है। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, और उसको डेली कम से कम दिन में ना 1-2 बार उसे देखा करो, दिन में 1-2 बार उसको देखा करिए। एक बार कमेंट नीचे कर दीजिएगा, और बार बार आप लोग क्या करो, नोट को रिवाइज करो, है ना, बार बार नोट को रिवाइज करिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखो याद करने का क्या है, अपना फोन है ना, मैं जो करता था जब भी मुझे याद नहीं होता था कुछ भी, मैं क्या करता था, फोन है ना, आप अपने फोन का जो वॉलपेपर लगाते हो ना, वॉलपेपर वगैरह जो स्क्रीन का जो वो लगाते हैं, उसमें ऐसा ना फॉर्मूला सब लिख के एक फोटो खींच लो और उसको लगा लो वॉलपेपर के रूप में। जितना बार फोन खोलोगे उतना बार तुमको दिखेगा, है ना। नहीं चाहते हुए भी दिन में कम से कम 10 बार फोन खोलोगे तो 10 बार दिखेगा, है ना। तो देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा वो। मैं करता था ये जब मुझे याद नहीं होता था कोई चीज, तो ठीक है। हाँ, उसी को गुरुत्व बल भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ही, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कल भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, है ना।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। इसके आगे क्या बताएंगे, रिलेशन सेलेस कल बताएंगे, है ना, कल पूरा बताएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड